Hello everyone. Today we are going to start our new book that is Indian Economic Development. ये क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की बुक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है 12th के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से लेकर भी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी बुक है। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से जो कि है इंडियन इकोनॉमी ऑन द एवी ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ टू familiarize you with the basic features of Indian economy and its process of development. In order to understand the various phases of development, it is important to first look at the state of India's economy prior to country's independence. Basically, इंट्रोडक्शन ये बता रहा है कि इस बुक में पढ़ने का अपना ऑब्जेक्टिव क्या है। इस बुक को पढ़ने का अपना ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया की इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस प्री इंडिपेंडेंस टाइम कैसे रही है, क्या क्या ग्रो करी, कैसे डिस्ट्रॉय हुई, पूरा इसमें जानेंगे इस बुक में। तो सबसे पहले देखते हैं, एज़ वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ही हमारी पूरी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए कैसे। द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया। उन्होंने पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी इंडिया की। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी 1757। प्लासी में जो बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी 1757 में, उसके बाद से ब्रिटिश रूल इंडिया में आना चालू हुआ। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का मेन पर्पस क्या था इंडिया में आने का। द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज टू यूज़ इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी इंडिया को उनका बनाने का मकसद था अपनी ब्रिटिश जो उनकी इकोनॉमी थी, उनकी जो कंट्री थी, उसके डेवलपमेंट के लिए। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टेम्पर्ड द इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने जो कॉलोनियल रूल है ये अपन बाद में समझेंगे। जो ब्रिटिशर्स ने उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को बहुत डिस्ट्रॉय किया था। दे एक्सप्लॉयटेड इंडियाज़ नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री। अपने देश के डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने इंडिया को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। फाइनली आफ्टर 200 ईयर्स, ऐसा हम सभी जानते हैं, 1947 में अपन को इंडिपेंडेंस मिली। तो 200 ईयर्स मतलब 1757 पे अब इंडिया में आए थे ब्रिटिशर्स और 1947 को हमको उनसे आज़ादी मिली थी। तो अप्रॉक्स 190 ईयर्स मान के चलते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब ये बता रहा है कि अपन बुक में देखें तो पूरी बुक में अपन को पढ़ना क्या है, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। लेकिन इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू इंडिपेंडेंस एंड जस्ट आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया की इकोनॉमी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तब कैसी थी और इंडिपेंडेंस के पहले कैसी थी। टू अप्रिशिएट द करंट इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिया we should understand the factors that led to underdevelopment and stagnation of the Indian economy. आज की अगर करंट इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हैं तो अपन का इंडिया बहुत आगे ग्रो हो गया है। तो वही देखेंगे कैसे एक अंडर डेवलपमेंट और स्टैग्नेशन से गुजरती हुई कंट्री आज इतनी वेल डेवलप्ड हो चुकी है, डेवलपिंग कंट्री मानी जाती है। तो पहले देखते हैं कि ब्रिटिश रूल आने के पहले अपनी इंडिया कैसा था। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। ये आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश रूल के अंडर अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही कम रहा है। लेकिन बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल आने से पहले इंडियन इकोनॉमी कैरेक्टराइज्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स। प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। प्रॉस्पेरस को हम लोग खुशहाल या फिर ग्रोइंग इकोनॉमी कह सकते हैं। तो इंडिया एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी जाना जाता था ब्रिटिशर्स के आने के पहले। सेकंड है एग्रेरियन इकोनॉमी।
Agriculture was the main source of livelihood for most people and it engaged about two-thirds of the total population. ब्रिटिशर्स के इंडिया आने से पहले जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन थी उस समय उसका टू थर्ड एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट था, इसीलिए उसको इंडिया को एग्रेरियन इकोनॉमी भी कहा जाता था। थर्ड है वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए वर्ल्ड वाइड जाना जाता था। वो अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड सेल किया करता था। इंडिया वॉज ऑल्सो नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ in the field of cotton and silk textiles, metal and precious stone works, etc. Handicraft products enjoyed a worldwide market due to its reputation and fine quality of material used and the high standard of craftsmanship. इंडिया में हाथ से बने गए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स लोगों को बहुत अच्छे लगते थे और वर्ल्ड वाइड अपना मार्केट इंजॉय करती थी इंडिया दूसरी कंट्री के साथ। However, during the British rule, the economic policy pursued by the colonial government, British government in India were concerned more with the protection and promotion of their own economic interest than with the development of the Indian economy. हमने पहले भी बात की थी कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए कैसे इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने बर्बाद किया। Their policies brought a fundamental change इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी बनाई जिसके कारण इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। दे ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको उन्होंने बंद करा दिया। अब इंडिया से वो रॉ मटेरियल पूरा लेके जाते थे अपना ब्रिटेन, वहाँ उसको रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे और वहाँ से लाके इंडिया के लोगों को ही बेचते थे। तो कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब हम बात करते हैं कॉलोनियलिज्म के बारे में। इसके बारे में हम लोग पहले ही बात किए थे कॉलोनियल रूल के बारे में कि कॉलोनियल रूल होता क्या है। Colonialism refers to a system of political and social relation between two countries, of which one is the ruler and other is its colony. कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है दो कंट्री के बीच में समझौता होना जिसमें एक कंट्री रूलर होती है और दूसरी उसकी कॉलोनी होती है। द रूलिंग कंट्री नॉट ओनली हैज़ द पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कंट्री कॉलोनी बट इट ऑल्सो डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द डोमिनेटेड कंट्री। डोमिनेटेड मतलब दूसरे के ऊपर आना या फिर उसको कंट्रोल करना। तो जो रूलिंग कंट्री थी, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो रूलिंग कंट्री ब्रिटेन थी वो ना बस पॉलिटिकल कंट्रोल कर रही थी बल्कि इकोनॉमिक पॉलिसी को भी क्राफ्ट करने में इंडिया में हेल्प कर रही थी, जो कि गलत था। इन केस ऑफ इंडिया द अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनी इंडिया एंड द रूलिंग कंट्री ब्रिटेन रिजल्टेड इन अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब अपन बात करते हैं लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो उस समय अपनी इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बहुत नीचे चली गई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसी कोई स्टडी नहीं करी और ना करवाई जिससे इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के बारे में पता चल पाए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वर्ल्ड में पूरी इन्फॉर्मेशन चली जाती कि कैसे ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया की पूरी नेशनल इनकम गिर गई। उसके बाद इसका अगर ये वर्ल्ड में पूरी खबर फैल जाती तो इंडिया के लोग को पता चल जाता कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में गलत काम कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन कैन बी जज्ड विद द डेटा ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। आज के इस दुनिया में हम कोई भी कंट्री को जब एक दूसरी कंट्री को कंपेयर करते हैं तो उसकी नेशनल इनकम के बेस्ड करते हैं या फिर पर कैपिटा इनकम पे। हाउएवर नो सिंसियर अटेम्प्ट वॉज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट इंडियाज़ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, जैसा कि अभी बताया आपको। बट सम इंडिविजुअल, कुछ इंडिया के लोग थे जो
अपना अपना अटेम्प्ट लगा के इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम निकालने में मदद करी। फॉर एग्जांपल दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बाय, फिंडले श्रीरैस, वीके आरवी राव एंड आरसी देसाई। बट ऑल these estimates produced conflicting and inconsistent results। ये जो स्टडी थी वो इंडिविजुअल बेसिस पे थी, तो सबकी अलग अलग थी, इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत हुए इनके बीच में। बट हाउएवर एस्टिमेट्स ऑफ डॉक्टर वी के आर वी राव ऑन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम वर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। जो वी के आर वी राव की स्टडी रही है उसको बहुत सिग्निफिकेंट माना गया इंडिया के पर्सपेक्टिव से। Most of the studies revealed that countries' growth on aggregate real output during the first half of 20th century, that was 1900 to 1950, was less than 2% or and 0.5% growth in per capita output per year। सिर्फ मात्र 0.5% ग्रोथ हो रही थी पर कैपिटा में पर ईयर, जो कि इनकी स्टडीज के कारण पता हुआ था। अब अपन बात करते हैं बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट सेक्टर के बारे में, जो कि है एग्रीकल्चर सेक्टर। ब्रिटिशर्स के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वॉज नॉट ऑल सेटिस्फैक्ट्री। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तब भी एग्रीकल्चर की जो स्टेज थी इंडिया में वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ हद तक बहुत अच्छी थी। India's economy under the British colonial rule was overwhelmingly rural and agricultural in character। इंडिया की इकोनॉमी ब्रिटिश कंट्रोल के समय बहुत ही रूरल थी और एग्रीकल्चर थी नेचर में। Nearly 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture। 85% जो कंट्री की पॉपुलेशन थी वो इनडायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर ही बेस्ड थी। इवन विद दिस लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन द इंडस्ट्री द कंट्री वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्री। पूरी कंट्री के 85% पॉपुलेशन जिस चीज़ पे डिपेंडेंट हो उसके बाद भी वो कंट्री सेल्फ सफिशिएंट फूड पे नहीं हो पा रही थी। अ मेन रीज़न फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। स्टैग्नेशन मतलब होता है कि ग्रोथ एकदम से रुक जाना या फिर बहुत ही धीमी ग्रोथ होना। तो मेन रीज़न क्या थे एग्रीकल्चर सेक्टर में? द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज कॉज्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। फर्स्ट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो इंडिया के फार्मर से टैक्स कलेक्ट करती थी, जिसके लिए उसको बहुत टाइम लगता था। तो उन्होंने क्या किया, अपने ब्रिटिशर्स, ये मान लीजिए ब्रिटिशर्स हैं और ये फार्मर्स है, इनके बीच में एक ज़मींदार बैठा दिया जिसको हम लोग टैक्स कलेक्टर ही बोल सकते हैं। उसको बोला कि आप पूरे फार्मर से टैक्स कलेक्ट करना, उसका कुछ 9 या 10% आप रख लेना, बाकी हमको दे देना पैसा। तो ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ज़मींदारों से बोला गया कि हमको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट हमको चाहिए ही चाहिए पर मंथ, रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स। उनसे कोई मतलब नहीं है कि जो फार्मर्स हैं उनके लैंड में ड्रॉट आ जाए या फिर उनकी पूरी फसल ख़राब हो जाए या बारिश ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको पर जो फिक्स्ड अमाउंट था वो चाहिए ही चाहिए था। तो अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट अक्यूरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर वेंट टू द जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान। लगान के रूप पे टैक्स वसूला जाता था जमींदार्स के द्वारा। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स वॉज ओनली टू कलेक्ट लगान regardless of the economic condition of the cultivators, as I told you earlier. The dates for depositing specified sums of lagan to British government were also fixed।
उन्होंने डेट भी फिक्स कर दी थी कि हमको 31 तारीख को लगान चाहिए। अगर ज़मींदार ये करने में फ़ेल हो जाते हैं तो उनकी जो राइट्स है वो लूज़ कर देते हैं और दूसरे को वो राइट्स मिल जाती हैं। सो द ज़मींदार्स एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने सिर्फ टैक्स वसूला और एग्रीकल्चर लैंड को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कोई भी सीरियस स्टेप्स नहीं उठाए। सेकेंड, उन्होंने क्या किया, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइज कर दिया। देखते हैं कैसे। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन के बेसिस पे ना होके उनको मार्केट में सेल करना, उसको बोलते हैं कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स जो फूड क्रॉप्स नहीं होते वो होते हैं कैश क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट। हाउएवर दिस डिड नॉट इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स बिकॉज इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि कैश क्रॉप्स उगाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर्स को फोर्स किया, जिसके लिए वो थोड़ी ज़्यादा अमाउंट दे रहे थे, बट लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं था क्योंकि वही जो उनको पैसे दे रहे थे वो टैक्स के रूप में वापस ले लिया जाता था, विच वर टू अल्टीमेटली यूज्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। थस ब्रिटिश रूल प्रमोटेड शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे शिफ्ट करने के लिए फार्मर्स को फोर्स किया गया। अब पढ़ते हैं कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन फेमाइन्स। अब कॉमर्शियल ऑफ एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन तो कर दिया, उसके कारण भुखमरी छा गई, फेमाइन हो गया, क्योंकि फूड क्रॉप्स की जगह अब फार्मर्स कैश क्रॉप को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे। थर्ड फैक्टर है हमारा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड negligible use of fertilizers resulted in low level of productivity. As I told you earlier, ब्रिटिशर्स ने कोई भी सीरियस स्टेप्स नहीं उठाए थे एग्रीकल्चरल लैंड को इम्प्रूव करने के लिए। द कल्टिवेटर हैड नाइदर द मीन्स नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। उनके पास कोई प्रॉफिट बचता ही नहीं था जिससे वो इन्वेस्ट कर सकें एग्रीकल्चर में और ज़्यादा सीड ला के या फिर और ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ला के। The zamindars had no roots in the villages, while the British rules spent little on agriculture, technical or mass education. All this made it difficult to introduce modern technology, which caused a perpetually low level of productivity. फोर्थ अपन पढ़ते हैं स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की बहुत ही कमी हो गई थी, जिसके कारण कोई भी फार्मर अपने एग्रीकल्चर लैंड पे इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता था। इंडियाज़ एग्रीकल्चर वॉज फेसिंग स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेस फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज। जब भी कोई फ्लड आ जाता था तो उसमें उनके पास इतना ज़्यादा बल्क में सामान नहीं रहता था जिसके द्वारा उस कमी को पूरा किया जा सके। ऑल थ्रू सम फार्मर्स चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप्स, as I told you, commercial crops, cash crops. A large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture. अब एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन का भी हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। आइए देखते हैं कैसे। इंडियाज़ एग्रीकल्चर production received a further setback due to the country's partition at the time of independence. A sizable portion of the undivided country's highly irrigated and fertile land went to Pakistan. जो इंडिया का जो हाईली फर्टाइल जो लैंड था और हाईली इरिगेटेड था वो एरिया पाकिस्तान चला गया था। ऑलमोस्ट द होल ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकम पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। जो बांग्लादेश है आज, वहाँ पास जूट जो प्रोड्यूसिंग एरिया था वो वहाँ शिफ्ट हो गया, वहाँ चला गया। इंडिया जूट गुड्स इंडस्ट्री विच हैड enjoyed a world monopoly so far suffered heavily for the lack of raw material. ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने बहुत सफ़र किया
इंडिया की इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। ऑल थ्रू एग्रीकल्चर हैड डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड, बट सम इंडियन इंडस्ट्रीज producing certain special products enjoyed worldwide reputation. India was particularly well known for its handicraft industries. जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उसके पहले एग्रीकल्चर ने इंडिया को डोमिनेट किया था, लेकिन इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस थी। लाइक एग्रीकल्चर, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश के आने के बाद जैसे एग्रीकल्चर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया इंडिया में, वैसे ही इंडस्ट्रीज़ ने भी कोई अपना बेस नहीं बना पाया ब्रिटिशर्स रूल में। द पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इज़ इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, जिसका मतलब होता है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो उन्होंने जितनी भी इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनको पूरे को बंद करवा दी, उसकी डिस्ट्रॉय कर दी, और कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने ओपन नहीं होने दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इंडिया से रॉ मटेरियल निकलता और इंडिया के ही इंडस्ट्री में वो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता और वहीं पास वो सेल हो जाता। इससे ब्रिटिशर्स को कोई प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए उन्होंने कोई इंडस्ट्रीज इंडिया में खुलने नहीं दी जिसके कारण वहाँ कोई फाइनल प्रोडक्ट बन पाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड no modern industrial base was allowed to come up. The primary motive of British rule behind the deindustrialization was twofold. अब ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया था? डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के पीछे उनका क्या मोटिव था? तो फर्स्ट था टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। अब उनको ये था कि इंडिया से जो रॉ मटेरियल है वो चीप रेट में लेकर वो जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ ब्रिटेन में खुल रही थी, ना कि इंडिया में, जो ब्रिटेन में मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ खुल रही थी वहाँ जाके उसको पूरा रॉ मटेरियल देना। और सेकंड था टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ इन इंडियन मार्केट एट हाई प्राइस। अब उसी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके ब्रिटेन से लाके इंडिया में हाई मार्केट में बेचना। ये उनका मोटिव था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का। द टू-फोल्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज इन्फोर्स्ड टू इंश्योर द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ देयर होम कंट्री। जो टू-फोल्ड पॉलिसी इन्होंने लाई उसका मेन मकसद यही था कि अपनी होम कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज देना। रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। The main reason for decline of India's re-owned handicraft industry was the introduction of discriminatory tariff policy by the colonial government. जैसे कि हम जानते हैं colonial government मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। This policy allowed, अब जब ये मेन रीज़न क्या था डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के पीछे, तो जो मेन रीज़न था वो था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में। This policy allowed free export of raw materials from India and free import of final goods of British industry to India. आज की अगर हम बात करें तो इंडिया से अगर कोई भी रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री पे जाता है तो उस पर उसको टैक्स लगता है, और अगर कोई भी प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है तो उसमें भी टैक्स लगता है। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया, जो दोनों जो टैक्स होता था इंपोर्ट में भी लगता था और एक्सपोर्ट में भी, उसको बंद कर दिया कि इंडिया से कोई भी रॉ मटेरियल कोई बिना कोई टैक्स के ब्रिटेन में जाएगा और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा बिना कोई टैक्स के इंडिया में आएगा। बट हैवी ड्यूटी वॉज इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अब जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट थे वो और भी देशों में बिक रहे थे, तो वहाँ पास उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उसमें हैवी ड्यूटी लगाई, एक्सपोर्ट ड्यूटी, जिसके कारण उसकी प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो गई। एज अ रिज़ल्ट
Indian markets were full of finished goods from Britain, which were low priced. It led to the decline of Indian handicraft, both in the domestic market as well as the export market. अब उन्होंने इंडिया मार्केट अब सब जगह से सिर्फ जो फाइनल प्रोडक्ट जो ब्रिटेन से आते थे उसी से घिरा हुआ था, उनको उसी से वही लेना पड़ता था और वो लो प्राइस होते थे, इसलिए क्योंकि जो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट थे उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, तो अल्टीमेटली फ़ायदा ब्रिटिशर्स का ही हो रहा था। अब सेकंड पॉइंट में देखते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो डिक्लाइन हो रही थी उसके एडवर्स इफेक्ट क्या पड़े इंडिया के ऊपर। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसा हम सभी जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री जब बंद होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ मास स्केल। The displaced artisans were forced to take up agriculture for their livelihood. अब जो उस फैक्ट्री में या फिर इंडस्ट्री में काम कर रहे थे अब उनकी जॉब जा चुकी थी, तो वो अपने वापस गांव आते थे, वहाँ एग्रीकल्चर करना चालू कर देते थे। दिस इंक्रीज द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑन विलेजेस एंड ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। अब लैंड तो उतना ही है, लेकिन एक लैंड में जहाँ एक आदमी की ज़रूरत है वहाँ 3-4 आदमी आ जाते थे, तो ओवर क्राउडिंग होने लगा लैंड में। ये एक ठो फैक्टर था। सेकंड फैक्टर क्या था, इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड। जो एडवर्स इफेक्ट क्या हुए डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के पड़ रहे हैं, तो पहला था हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और सेकंड था इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड। द इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विथस्टैंड द फॉरेन कॉम्पिटिशन ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स। इट एनकरेज द इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब इंडिया की जो टेक्नोलॉजी थी उस समय की, जो मशीनरी थी वो थोड़ी हैवी कॉस्ट की थी, तो इसलिए जब कोई प्रोडक्ट उससे बनता था तो ज़्यादा हैवी कॉस्ट होता था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स अपने वहाँ से ब्रिटेन से बना के लाते थे, वो जो टेक्नोलॉजी से बनाते थे वो एडवांस टेक्नोलॉजी थी, तो उसमें कॉस्ट कम लगती थी। अब थर्ड पढ़ते हैं लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़। जैसा कि हम सब जानते हैं, या फिर मैं बता दूं कि गुड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैपिटल गुड्स, एक होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होता है जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल टीवी, कार एक्सेट्रा। और कैपिटल गुड्स वो होता है जो कोई दूसरे फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता है, फॉर एग्जांपल मशीनरी। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रिफर टू दोज इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स which are in turn used for producing articles for current consumption. During the British rule, there was hardly any capital goods industry to promote further industrialization in India. अब जब ब्रिटिश रूल के समय में इंडिया में कोई ज़्यादा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी जिसके द्वारा कोई भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाए। British rulers did not pay any attention for their promotion as they always wanted Indians to be dependent on Britain for the supply of capital goods and heavy equipments. इंडिया में उन्होंने कोई भी कैपिटल गुड्स बनने नहीं दिया, इसलिए क्योंकि अगर इंडिया में कैपिटल गुड्स बन जाते तो लोग वहीं से परचेज करने लगे। वो ये चाहते थे कि जो इंडिया के लोग हैं वो ब्रिटेन के ऊपर डिपेंडेंट रहें कैपिटल गुड्स के लिए। फोर्थ नंबर है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब थोड़ी 1850 के बाद से थोड़ी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में बनने लगी थी, लेकिन इतनी कम इंडस्ट्रीज़ थी जो कि जीडीपी का बहुत ही कम अपना वो दे पाती थी। द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेंड वेरी स्मॉल। जैसा कि अगर इंडस्ट्री ही कम थी तो उसका कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में कम ही होगा। फिफ्थ है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब जो पब्लिक सेक्टर था, जो ब्रिटिशर्स का सेक्टर था, वो लिमिटेड एरिया में था। द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज ऑल्सो सिग्निफिकेंट रीजन फॉर ड्रॉबैक ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। द पब्लिक सेक्टर रिमेन्ड कन्फाइंड ओनली टू द, अब ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे सिर्फ रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स। बाकी इंडस्ट्रीज़ का उनमें कोई हाथ नहीं था क्योंकि वो बनाना ही नहीं चाहते थे कोई भी इंडस्ट्री। फाइनली अब ये कहा जा सकता है कि इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इंडिया रिमेन्ड बैकवर्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर
ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जैसा कि हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर में पढ़ा था कि वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गया था, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ब्रिटिश रूल के जब टाइम था वो भी बैकवर्ड ही रह गया था। अब जैसा कि अभी बताया मैंने कि 1850 के बाद से कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रियां इंडिया में बिल्डअप होने चालू हो गई थी। तो अपन ये पढ़ते हैं कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही थी इंडिया में। ड्यू टू द इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मॉडर्न इंडस्ट्रीज स्टार्टेड टू कम अप ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। मतलब 1850 के बाद द इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड in this period were mainly confined to cotton and textile and jute mills and their progress remained very slow। अब जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री बिल्डअप चालू हो रही थी उन्होंने वो कॉन्फाइंड थी, सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल थी और जूट मिल्स थी और उनकी भी प्रोग्रेस बहुत ही धीमी थी। द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस। तब जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी वो इंडियंस द्वारा डोमिनेट की गई थी उस समय एंड वर लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नेमली महाराष्ट्र एंड गुजरात। जो वेस्ट के पार्ट हैं वहाँ पास ये इंडस्ट्रीज बिल्डअप हुई। द जूट मिल्स डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स आवर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन बंगाल। जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी वो डोमिनेट की गई इंडियंस के द्वारा और जूट मिल्स डोमिनेट की गई फॉरेनर्स के द्वारा, वो बंगाल में थी। इतना याद रखना है कि कॉटन टेक्सटाइल मिल्स कहाँ थी, महाराष्ट्र एंड गुजरात में, और जूट मिल्स कहाँ थी, बंगाल में। द मेजर ब्रेक थ्रू वॉज सेटिंग अप ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जिसके आज हम टाटा के नाम से जानते हैं, इन द ईयर 1907 इन जमशेदपुर बिहार। अब टिस्को टाटा जो कंपनी थी वो 1907 में इस्टेब्लिश्ड हुई जमशेदपुर बिहार में। A few other industries in the field of sugar, cement, paper, etc. are also came up with the after the Second World War। Second World War के बाद से कुछ नई इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री भी आना चालू हो गई जो कि शुगर, सीमेंट, पेपर की थी एक्सेट्रा। अब हम पढ़ते हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। जब ब्रिटिशर्स आए उस समय फॉरेन ट्रेड कैसा था। इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एशियन टाइम्स। जो इंडिया था वो अपना प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड ट्रेड किया करता था अपने पुराने समय में। हाउएवर द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अब उन्होंने इसको भी बर्बाद कर दिया था। द स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इज डिस्कस्ड अंडर 3 पॉइंट्स में अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट, ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि उनका मेन मोटिव था कि इंडिया के रॉ मटेरियल को ले जाके ब्रिटेन में फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फिर इंडिया में लाके उसको सेल करना। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। अब उस समय इंडिया एक एक्सपोर्टर बन गया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एट्सेट्रा। और इम्पोर्टर किसका बन गया, फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स का, जो कि ब्रिटेन से आते थे, जैसे कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स एंड कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। अब इंडिया में इसको प्रोड्यूस इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि ब्रिटेन ने उसमें रोक लगा रखी थी। सेकंड फैक्टर है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिशर्स पूरा इंडिया में रूल कर रहे थे तो उन्होंने मोनोपोली इंडिया में बना के रखी थी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। अब इंडिया में जितना भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता था वो रेस्ट्रिक्टेड किया गया था कि हाफ 50% से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड जो होगा वो जाएगा ब्रिटेन में, वाइल रेस्ट वॉज अलाउड विथ फ्यू अदर कंट्रीज़। और जो बाकी बचा जो रॉ मटेरियल है वो आप कुछ देशों के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जो कि छोटी मोटी जो बच जाता था वो करते थे इंडियंस, चाइना से, साइलॉन जो आज श्रीलंका बोलते हैं, एंड पर्सिया जिसको ईरान बोलते हैं, यहाँ से इंडिया कुछ थोड़ी बहुत अपना ट्रेड करती थी। लेकिन 50% से ज़्यादा जो रॉ मटेरियल था वो रेस्ट्रिक्टेड था सिर्फ ब्रिटेन जाने के लिए।
अब सेकंड था द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869 सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। इसको अभी 2 मिनट बाद पढ़ेंगे अपन लोग। थर्ड है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि अभी हम पढ़े रॉ मटेरियल, एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देयर वॉज अ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट। अब जो इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा था उससे जो मनी आ रहा था उसके कारण एक्सपोर्ट सरप्लस इंडिया के पास बहुत ज़्यादा था। हाउएवर एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज यूज्ड, लेकिन इंडिया के वो कोई काम नहीं आया एक्सपोर्ट सरप्लस। क्यों? क्योंकि उसको ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिसर्स सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन द ब्रिटेन। सेकेंड था टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द वार फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। थर्ड था टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज़ अपने ही यूज़ करने के लिए किया, अपने ही फ़ायदे के लिए, जैसे कि टू मेक पेमेंट्स फॉर देयर एक्सपेंसेस इंक्लूड। जो ऑफिस सेटअप करते थे इंडिया में उसमें उसको बनाने में जो खर्चा आता था उसी एक्सपोर्ट सरप्लस से यूज़ किया जाता था। टू मीट एक्सपेंसेस ऑन फॉर वार, जो भी लड़ाई वड़ाई होती थी उस समय जो वार होते थे उसको लड़ने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होते थे वो उसमें पूरा एक्सपोर्ट सरप्लस जाता था। और थर्ड है टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स। ये जो सर्विसेज थी उसको इम्पोर्ट करने पे इनका पूरा एक्सपोर्ट सरप्लस जाता था। अब पढ़ते हैं सुएज कैनल के बारे में। ट्रेड थ्रू सुएज कैनल। अब एक मैं बताता हूँ आपको मैप में, ये है इंडिया, ये है ब्रिटेन और यहाँ आता है बहुत बड़ा अफ्रीका फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ब्रिटेन से इंडिया आने में उनको पूरा अफ्रीका क्रॉस करके बाय सी रूट आना पड़ता था इंडिया में, जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट था। लेकिन जो यहाँ ईस्ट इजिप्ट था यहाँ पास थोड़ा सा लैंड था, अगर उस लैंड को हटा दिया जाता तो ब्रिटेन से इंडिया आने का रास्ता एक शॉर्ट हो जाता यहाँ से। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ये जो लैंड था उसको डिस्ट्रॉय करके यहाँ आर्टिफिशियल कैनल बना दिया, जिसको हम सुएज कैनल के नाम से जानते हैं, जिसके कारण जो इनको इतना दूर घूम के आना पड़ता था अब वो डायरेक्ट एंट्री करके डायरेक्ट इंडिया में आ सकते थे, वो भी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। Suez Canal is an artificial waterway running from north to south across the Isthmus of Suez in northeastern Egypt. The opening of Suez Canal in 1869 में Suez Canal को ओपन किया गया, reduced the cost of transportation and made access to the Indian market. As I told you, उन्होंने कॉस्ट उसने जो Suez Canal था उसके कारण ब्रिटिशर्स की कॉस्ट बहुत कम हो गई। The canal provided a direct trade route for ships operating between Britain and India and avoided the need to sail around Africa. अब उन्होंने ये डायरेक्ट रूट बना दिया था तो इतना उनको घूम के सी रूट से आने का कोई फ़ायदा नहीं था। थर्ड, स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटरवेज इन द वर्ल्ड। आज के समय में देखते हैं कि जो सुएज कैनल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है वाटरवे, इसलिए क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उस समय डेमोग्राफी की क्या कंडीशन थी। अभी तक हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी, इंडस्ट्री सेक्टर की क्या कंडीशन थी और फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी। अब हम पढ़ते हैं कि डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी इंडिया में। Demographic condition during the British rule exhibited all features of stagnant and backward Indian economy. जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस था वो कंडक्ट किया गया 1881 में, जानने के लिए कि इंडिया की पॉपुलेशन कैसे है और इंडिया में कितने लोग अमीर हैं कितने गरीब हैं, उनकी पॉवर्टी लाइन जांचने के लिए। थ्रू सफरिंग फ्रॉम सर्टेन limitations, the census revealed अनइवननेस इन इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जो 1881 में जो सेंसस आया इंडिया के पॉपुलेशन का उसमें बहुत ज़्यादा अनइवननेस देखने को मिला कि मतलब कुछ ज़्यादा ही रिच थे वो कुछ ज़्यादा ही रिच थे और गरीब जो थे वो कुछ ज़्यादा ही पुअर थे। अब बढ़ते हैं 1921, इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है क्योंकि इसके बाद से इंडिया
की जो फर्स्ट स्टेज चालू हुई थी, ये फर्स्ट स्टेज ख़त्म हुई थी। अब 1920 के बाद में एक सेकंड स्टेज चालू हुई, इसीलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। अब देखते हैं कि जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी वो क्या थी कॉलोनियल रूल में। फर्स्ट था हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जो बर्थ रेट था वो भी बहुत ज़्यादा हाई था और डेथ रेट था वो भी बहुत ज़्यादा हाई था। पहले पढ़ते हैं कि होता क्या है। बर्थ रेट रिफर्स टू अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर थाउजेंड इन अ ईयर। चिल्ड्रन ए डेथ रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर थाउजेंड persons in a year. Both birth rate and death rate were very high at nearly 48 and 40 per thousand respectively. अब ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो बर्थ रेट था वो भी बहुत ज़्यादा हाई था और डेथ रेट था वो भी बहुत ज़्यादा हाई था, जो इसको याद करना है। जो बर्थ रेट था वो 48 था पर थाउजेंड और जो डेथ रेट था वो था 40 पर थाउजेंड। सेकेंड, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। अब ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत ही कम पढ़े हुए लिखे लोग थे। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16%। अब 100 लोगों में से 16 से भी कम लोग पढ़े लिखे माने जाते थे उस समय। आउट ऑफ दिस, इसमें भी जो फीमेल लिटरेसी लेवल था वो एट नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%। 7% से भी लेस था जो फीमेल का लिटरेसी रेट था उस समय। थर्ड है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। अब जैसे हम जब भी जानते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई सीरियस स्टेप नहीं उठाए थे इंडिया की पॉपुलेशन को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए वहाँ के उस समय जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ were either unavailable to large mass of population or when available were highly inadequate. As a result, water and airborne diseases were widespread and took a huge toll in life. अब कोई पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक गवर्नमेंट थी उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने कोई सीरियस स्टेप नहीं उठाए पब्लिक हॉस्पिटल बनाने के लिए, कोई इसको जो अपनी पॉपुलेशन थी उसको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इसका ये रिज़ल्ट हुआ कि जो वाटर और एयरबोर्न डिसीजेस थी वो जल्दी जल्दी फैलने लगी, इसके कारण बहुत जल्दी जल्दी डेथ होने लगी। तो फोर्थ पॉइंट आता है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लिव बर्थ इन अ ईयर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का होता है, क्या मतलब होता है कि जब बेबी जन्म लेता है तो 1 साल बाद, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज 2022 में 1000 बच्चे जन्म लिए तो 2023 में 1 साल बाद कितने बच्चे ख़त्म हो जाते थे। तो उस समय का डाटा जो बताता है द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज क्वाइट अलार्मिंग अबाउट 218 पर 1000। 1 साल बाद जो 1000 बच्चे पैदा हुए थे उसमें से 218 बच्चे ख़त्म हो जाते थे। इन कॉन्ट्रास्ट टू द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ 44 पर 1000 इन 2011। अब जो कि अब 2011 आने तक बहुत कम हो गया था, तो वो हो गया था 44 पर 1000। उस समय कितना था? 218 पर 1000। तो आप समझ सकते हैं कितनी हैवी उस समय प्रॉब्लम थी। फिफ्थ था लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट रिफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लाइक। कितना वो जीवित रहते हैं उसका एक एवरेज माना जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को। तो जब ब्रिटिशर्स थे तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट वेरी लो था, वो 32 ईयर्स के अराउंड था, जो कि आज है 68 ईयर्स। तो आप समझ सकते हो मतलब कि आज उसके जस्ट डबल हो चुका है, उस समय कितनी हालत ख़राब रही इंडियंस की। सिक्स्थ है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अब उस समय गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी। देयर वॉज नो रिलायबल डाटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। अपने पास कोई भी अभी इतना अच्छा कोई ट्रस्टेबल डाटा नहीं है जिसका पता लगाया जा सके कि उस समय पॉवर्टी की क्या कंडीशन थी। बट देयर इज़ नो डाउट दैट एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेलेड इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड।
इसमें कोई शक नहीं है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आई थी उस समय बहुत ज़्यादा हद में पॉवर्टी हुई थी इंडिया में। द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल इन इंडिया वॉज वेरी लो एंड देयर वॉज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन द कंट्री। तब इसका भी कंक्लूजन देख लेते हैं कि इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ब्रिटिश रूल वॉज द मेन रीज़न टू वर्सन द प्रोफाइल ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। अब इसमें भी ब्रिटिश रूल ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था जो इंडिया की पॉपुलेशन थी उसका जो डाटा था। अब पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स के समय में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था। जैसे मैंने लिखा है कि कितने लोग कहाँ काम कर रहे हैं। जैसे आज बात करते हैं ना कि कितने प्राइमरी सेक्टर में है, कितने टर्शरी में है, कितने सर्विस सेक्टर में है, लाइक दैट। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया शोड लिटिल साइन ऑफ चेंज। बहुत ही कम अंतर आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे। द स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कैन बी समराइज्ड एज अंडर। फर्स्ट, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उस समय एग्रीकल्चर ही हमारा मेन सेक्टर था। जो ब्रिटिश रूल के पहले 85% जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर सेक्टर पे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर में लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स था इंडिया की पॉपुलेशन का अप्रॉक्सीमेटली 75%। 75% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे और बचे हुए 25% लोग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के थे। सेकेंड है रीजनल वेरिएशंस। अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वाज द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। अब रीजनल वेरिएशन कैसे हो रहा था? द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। इसका सबसे सही तरीका इसको याद करने का कि अपन जैसे अभी साउथ के हैं ना स्टेट, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो ये लिख सकते हैं कि साउथ के जो स्टेट हैं उसको रिमेंबर करके लिख सकते हैं ये। और एक तो वेस्ट बंगाल, वहाँ क्या हुआ, वहाँ विटनेस किया गया डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर विथ अ कम्यूनिस्ट्रेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। जो साउथ का एरिया था और जो वेस्ट बंगाल का एरिया था वहाँ विटनेस किया गया कि वहाँ जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो वर्क फोर्स है वो बहुत कम होते जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ऊपर बहुत बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि महाराष्ट्र बंगाल तरफ कुछ ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। However, during the same time, उसी समय there had been an increase in the share of workforce in agriculture। अब कुछ जगह ऐसे भी थे जहाँ पास एग्रीकल्चर इंक्रीज़ हो रहा था। वो कौन कौन से थे? वो था उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब।